द प्रिंस, लेखक निकोलो मैकियावेली। द प्रिंस, अध्याय 1। कितने प्रकार की रियासतें हैं और वे किस माध्यम से अर्जित की जाती हैं। सभी राज्य, सभी शक्तियां जिन्होंने पुरुषों पर शासन किया हो, और या तो गणतंत्र या रियासतें हैं। रियासतें या तो वंशानुगत होती हैं, जिनमें परिवार लंबे समय से स्थापित हैं, या वे नए हैं। नए या तो पूरी तरह से नए हैं, जैसा कि मिलान से लेकर फ्रांसिस्को फोर्जा तक था, या वे हैं जैसा कि वे थे राजकुमार के वंशानुगत राज्य से जुड़े सदस्य जिन्होंने उन्हें हासिल किया था, जैसा कि स्पेन के राजा के नेपल्स का राज्य था। इस प्रकार अर्जित किए गए प्रभुत्व या तो राजकुमार के अधीन रहने के अभ्यस्त हैं, या स्वतंत्रता में जीने के, और या तो खुद राजकुमार की बाहों से, या दूसरों की, या फिर भाग्य से या क्षमता से प्राप्त होते हैं। दूसरा अध्याय, वंशानुगत रियासतों के बारे में। मैं गणराज्यों के बारे में सभी चर्चाओं को छोड़ दूंगा, क्योंकि एक और जगह पर मैंने उनके बारे में विस्तार से लिखा है, और खुद को केवल रियासतों को संबोधित करूंगा। ऐसा करने में मैं ऊपर बताए गए आदेशों का पालन करूंगा और चर्चा करूंगा कि इस तरह की रियासतों को कैसे शासित और संरक्षित किया जाए। मैं तुरंत कहता हूं कि वंशानुगत राज्यों को रखने में कम कठिनाइयां हैं, और जो लंबे समय से अपने राजकुमार के परिवार के आदी हैं, नए लोगों की तुलना में, क्योंकि यह केवल अपने पूर्वजों के रीति रिवाजों का उल्लंघन नहीं करने के लिए पर्याप्त हैं, और परिस्थितियों के साथ विवेकपूर्ण ढंग से निपटने के लिए औसत शक्तियों के एक राजकुमार के लिए अपने राज्य में खुद को बनाए रखने के लिए, जब तक कि वह किसी असाधारण और अत्यधिक बल से वंचित ना हो, और यदि वह इससे अधिक वंचित रह जाए तो जब कभी हड़पने वाले के साथ कोई भयानक घटना घटेगी तो वह उसे फिर से प्राप्त कर लेगा। हमारे पास इटली में है, उदाहरण के लिए फेरारा के ड्यूक को 84 में वेनेटियन के हमलों का सामना नहीं कर सकते थे, ना ही 10 में पोप जूलियस के, जब तक कि वह अपने प्रभुत्व में लंबे समय तक स्थापित नहीं हुए थे। वंशानुगत राजकुमार के लिए कारण कम और अपमान करने की आवश्यकता कम होती है, इसलिए ऐसा होता है कि उसे और अधिक प्यार किया जाएगा, और जब तक असाधारण दोषों के कारण उससे घृणा ना हो। यह अपेक्षा करना उचित है कि उसकी प्रजा स्वाभाविक रूप से उसके प्रति अच्छी तरह से व्यवहार करेगी, और उसके शासन की पुरातनता और अवधि में परिवर्तन के लिए बनाने वाली यादें और उद्देश्य खो जाते हैं, क्योंकि एक परिवर्तन हमेशा दूसरों के लिए शुरुआती छोड़ देता है। अध्याय 3, मिश्रित सिद्धांतों के संबंध में। लेकिन एक नई रियासत में मुश्किलें आती हैं, और सबसे पहले, यदि यह पूरी तरह से नया नहीं है, लेकिन जैसा कि यह था, एक राज्य का सदस्य है जिसे सामूहिक रूप से लिया जा सकता है, जिसे समग्र कहा जा सकता है। परिवर्तन मुख्य रूप से एक अंतर्निहित कठिनाइयों से उत्पन्न होते हैं, जो सभी नई रियासतों में हैं, क्योंकि लोग अपने शासकों को स्वेच्छा से बदलते हैं, खुद को बेहतर करने की उम्मीद करते हैं, और यह आशा उन्हें उसके खिलाफ हथियार उठाने के लिए प्रेरित करती है जो शासन करता है, जिसमें उन्हें धोखा दिया जाता है, क्योंकि वे बाद में अनुभव से पाते हैं कि वे बुरे से बदतर हो गए हैं। यह एक अन्य प्राकृतिक और सामान्य आवश्यकता का भी अनुसरण करता है, जो हमेशा एक नए राजकुमार को उन लोगों पर बोझ डालने का कारण बनता है जिन्होंने उसे अपनी सेना के साथ प्रस्तुत किया है, और अनंत अन्य कठिनाइयों के साथ जो उसे अपने अधिग्रहण पर डालनी होगी। इस तरह उन सभी में आपके दुश्मन हैं, जिन्हें आपने उस रियासत पर कब्जा करने में घायल कर दिया है, और आप उन दोस्तों को रखने में सक्षम नहीं हैं जिन्होंने आपको वहां रखा है, क्योंकि आप उन्हें उम्मीद के मुताबिक संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप नहीं ला सकते हैं। उनके खिलाफ कड़े कदम उठाएं, उनके लिए बाध्य महसूस करें, क्योंकि यद्यपि कोई सशस्त्र बलों में बहुत मजबूत हो सकता है, फिर भी एक प्रांत में प्रवेश करने के लिए हमेशा मूल निवासियों की सद्भावना की आवश्यकता होती है। इन कारणों से फ्रांस के राजा लुई 12वें ने जल्दी से मिलान पर कब्जा कर लिया और जल्दी ही इसे खो दिया।
और पहली बार उसे बाहर निकालने के लिए उसे केवल लोदोविको की अपनी सेना की आवश्यकता थी, क्योंकि जिन लोगों ने उसके लिए द्वार खोल दिए थे वे भविष्य के लिए के लाभ की अपनी आशाओं में खुद को ठगा हुआ पाते हैं। नए राजकुमार के दुर्व्यवहार को सहन नहीं करेंगे। यह बिल्कुल सच है कि विद्रोही प्रांतों को दूसरी बार प्राप्त करने के बाद वे बाद में इतने हल्के ढंग से नहीं होते हैं या खोते हैं, क्योंकि राजकुमार थोड़ी अनिच्छा के साथ विद्रोहियों को दंडित करने, संदिग्धों को बाहर निकालने और मजबूत करने के लिए विद्रोह का अवसर लेता है, खुद सबसे कमजोर जगहों पर। इस प्रकार फ्रांस को पहली बार मिलान को खोने का कारण ड्यूक लोदोविको के लिए पर्याप्त था, सीमाओं पर विद्रोह बढ़ाने के लिए, परंतु उसे दूसरी बार हारने के लिए यह आवश्यक था कि सारी दुनिया को उसके खिलाफ लाया जाए और उसकी सेनाओं को पराजित किया जाए और इटली से बाहर निकाल दिया जाए, जो ऊपर वर्णित कारणों से होता है। ड्यूक लोदोविको फ्रांसिस्को स्कोर्जा के बेटे लोदोविको मोरो थे, जिन्होंने बीट्राइस डीएस्ट से शादी की थी। उन्होंने 1494 से 1500 तक मिलान पर शासन किया और 1510 में उनकी मृत्यु हो गई। फिर भी मिलान को पहली और दूसरी बार फ्रांस से लिया गया था। पहले से सामान्य कारणों पर चर्चा की गई है। यह दूसरों के लिए नाम देना बाकी है और यह देखने के लिए कि उसके पास कौन से संसाधन हैं और उसकी स्थिति में किसी के पास फ्रांस के राजा की तुलना में अपने अधिग्रहण में खुद को अधिक सुरक्षित रूप से बनाए रखने के लिए क्या होगा। अब मैं कहता हूं कि जो प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं उन्हें प्राप्त करने वाले द्वारा एक प्राचीन राज्य में जोड़ दिया जाता है। या तो एक ही देश और भाषा के हैं या वे नहीं हैं। जब वे होते हैं तो उन्हें पकड़ना आसान होता है, खासकर जब वे सब शासन के लिए आदि नहीं होते हैं, और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए यह काफ़ी है कि उन पर शासन करने वाले राजकुमार के परिवार को नष्ट कर दिया है, क्योंकि दो लोग हैं। अन्य चीज़ों में पुरानी परिस्थितियों को सुरक्षित करते हुए और रीति रिवाजों के विपरीत नहीं, चुपचाप एक साथ रहेंगे, जैसा कि ब्रिटनी, बरगंडी, गैस्कोनी और नॉर्मैंडी में देखा गया है, जो इतने लंबे समय से फ्रांस से बंधे हुए हैं। और हालांकि भाषा में कुछ अंतर हो सकता है, फिर भी रीति रिवाज एक जैसे हैं और लोग आसानी से आपस में जुड़ सकेंगे। जिसने उन्हें मिला दिया है, यदि वह उन्हें पकड़ना चाहता है, केवल दो बातों को ध्यान में रखना है। एक, कि उनके पूर्व स्वामी का परिवार समाप्त हो गया है। दूसरा, कि ना तो उनके कानून और ना ही उनके करों में बदलाव किया गया है, ताकि बहुत ही कम समय में वे पुरानी रियासत के साथ पूरी तरह से एक हो जाएं। लेकिन जब भाषा, रीति रिवाजों या कानूनों में भिन्नता वाले देश में राज्यों का अधिग्रहण किया जाता है तो कठिनाइयाँ होती हैं और उन्हें धारण करने के लिए सौभाग्य और महान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी और सबसे वास्तविक मदद यह होगी कि जिसने उन्हें शामिल कर लिया है वहां जाकर निवास करना चाहिए। यह उसकी स्थिति को और अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बना देगा, क्योंकि इसने ग्रीस में तुर्क को बना दिया है, जो उस राज्य को धारण करने के लिए उसके द्वारा किए गए अन्य सभी उपायों के बावजूद अगर वह वहां नहीं बसा होता तो नहीं रख पाता यह। क्योंकि यदि कोई मौके पर होता है तो विकार दिखाई देते हैं। जैसे ही वे उभर आते हैं और कहीं उन्हें जल्दी से ठीक कर सकता है, परंतु यदि कोई हाथ में ना हो तो उनकी चर्चा तभी होती है जब वे महान हों और फिर कोई उनका समाधान नहीं कर सकता। इसके अलावा आपके अधिकारियों द्वारा देश को लूटा नहीं गया है। राजकुमार के शीघ्र सहारा से प्रजा संतुष्ट हो जाती है। इस प्रकार अच्छा होने की इच्छा रखते हुए उनके पास उससे प्यार करने के लिए और अधिक कारण है, और अन्यथा होने की इच्छा रखते हुए उससे डरने के लिए, जो उस स्थिति पर बाहर से आक्रमण करेगा
उसे अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक राजकुमार वहाँ रहता है तब तक उसे केवल सबसे बड़ी कठिनाई से ही छीना जा सकता है। दूसरा और बेहतर तरीका यह है कि एक या दो जगहों पर कॉलोनियों में को भेजा जाए जो उस राज्य की कुंजी के रूप में हो सकती हैं, क्योंकि या तो ऐसा करना जरूरी है या फिर वहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवार और पैदल सेना रखने के लिए एक राजकुमार उपनिवेशों पर ज़्यादा खर्च नहीं करता है, क्योंकि कम या बिना खर्च के वह उन्हें बाहर बेच सकता है और वहाँ रख सकता है, और वह केवल उन नागरिकों के अल्पसंख्यक को नाराज करता है जिनसे वह भूमि और घर लेता है, ताकि उन्हें नए निवासियों को दे दिया जा सके, और जिन्हें वह ठोकर खिलाता है कंगाल और तितर बितर रहकर उसे कभी हानि नहीं पहुंचा सकता, जबकि बाकी लोग बिना चोट के आसानी से चुप हो जाते हैं और साथ ही इस डर से गलती ना करने के लिए चिंतित रहते हैं कि उनके साथ ऐसा होना चाहिए जैसा कि तबाह हो चुके लोगों के साथ होता है। अंत में मैं कहता हूं कि यह कॉलोनियां महंगी नहीं हैं, वे अधिक वफादार हैं, वे कम घायल हैं, और घायल, जैसा कि कहा गया है, गरीब और बिखरा हुआ होना चोट नहीं पहुंचा सकता। इस पर किसी को टिप्पणी करनी होगी कि पुरुषों को या तो अच्छी तरह से इलाज किया जाना चाहिए या कुचल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे खुद को हल्की चोटों का बदला ले सकते हैं और अधिक गंभीर जो वे नहीं कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य को जो चोट लगती है वह इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रतिशोध के भय से खड़ा ना हो। लेकिन वहाँ कॉलोनियों के स्थान पर हथियारबंद लोगों को रखने में बहुत अधिक खर्च होता है। राज्य से सभी आय को गैरिसन पर खर्चा करना पड़ता है, जिससे अधिग्रहण एक नुकसान में बदल जाता है और बहुत से लोग परेशान होते हैं, क्योंकि पूरा राज्य घायल हो जाता है। गैरिसन को ऊपर और नीचे स्थानांतरित करने से सभी कठिनाइयों से परिचित हो जाते हैं और सभी शत्रुतापूर्ण हो जाते हैं, और वे दुश्मन होते हैं जो अपनी ज़मीन पर पीटे जाने पर भी चोट पहुंचाने में सक्षम होते हैं। इसलिए हर कारण से ऐसे गार्ड उतने ही बेकार हैं जितने कि एक कॉलोनी उपयोगी हैं। फिर से उपरोक्त मामलों में भिन्न देश रखने वाले राजकुमार को खुद को अपने कम शक्तिशाली पड़ोसियों का मुखिया और रक्षक बनना चाहिए और उनमें से अधिक शक्तिशाली को कमज़ोर करना चाहिए। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी विदेशी किसी भी तरह से शक्तिशाली नहीं होगा किसी भी दुर्घटना से वहाँ एक पैर प्राप्त करें, क्योंकि ऐसा हमेशा होगा कि ऐसे व्यक्ति का परिचय उन लोगों द्वारा किया जाएगा जो असंतुष्ट हैं, या तो महत्वाकांक्षा से अधिक या भय के माध्यम से, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। रोमियो को एटोलियंस द्वारा ग्रीस लाया गया था और हर दूसरे देश में जहाँ वे पांव पसारते थे वहाँ के निवासी उन्हें ले जाएं। और सामान्य बात यह है कि जैसे ही एक शक्तिशाली विदेशी किसी देश में प्रवेश करता है, सभी विषय राज्य उसकी ओर आकर्षित होते हैं, उस घृणा से प्रेरित होते हैं जो वे सत्ता के खिलाफ महसूस करते हैं, ताकि उन विषय राज्यों के संबंध में उन्हें अपने पैर आप को हासिल करने के लिए कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वे सभी उन राज्यों में तेजी से रैली करते हैं जिसे उसने वहां हासिल किया है। उसे केवल यह ध्यान रखना है कि वे बहुत अधिक शक्ति और बहुत अधिक अधिकार प्राप्त ना करें, और फिर अपनी शक्तियों के साथ और उनकी सद्भावना के साथ वह आसानी से उनमें से अधिक शक्तिशाली को नीचे रख सकता है, ताकि पूरी तरह से मालिक बने रहे देश में। और जो इस व्यवसाय का ठीक से प्रबंध नहीं करता है वह जल्दी ही वह खो देगा जो उसने अर्जित किया है, और जब तक वह इसे धारण करता है उसे अंतहीन कठिनाइयाँ और परेशानियाँ होंगी, और उनकी सद्भावना से वह उनमें से अधिक शक्तिशाली और आसानी से नीचे रख सकता है, ताकि देश में पूरी तरह से मालिक बना रहे। और जो इस व्यवसाय का ठीक से प्रबंधन नहीं करता है वह जल्दी ही खो देगा जो उसने अर्जित किया है। जिन देश पर उन्होंने कब्जा किया है वह रोमनों ने इन उपायों का बारीकी से पालन किया। उन्होंने उपनिवेश भेजे और उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। छोटी शक्तियां अपनी शक्तियों को बढ़ाए बिना उन्होंने बड़े को नीचे रखा और किसी भी मजबूत विदेशी शक्ति को अधिकार प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी। ग्रीस मुझे एक उदाहरण के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है। उनके द्वारा अचियंस और एटोलियंस
को मित्रवत रखा गया था, मैसेडोनिया के राज्य को विनम्र किया गया था, एंटियोकस को बाहर निकाल दिया गया था, फिर भी अचेंस और एटोनियस की खूबियों ने उन्हें अपनी शक्ति बढ़ाने की अनुमति कभी नहीं दी। ना ही फिलिप के अनुयायी ने रोमनों को पहले उन्हें नम्र किए बिना उनके दोस्त बनने के लिए प्रेरित किया, ना ही एंटियोकस के प्रभाव ने उन्हें इस बात से सहमत किया कि उन्हें बनाए रखना चाहिए देश पर कोई आधिपत्य, क्योंकि रोमियो ने इन उदाहरणों में वही किया जो सभी विवेकपूर्ण राजकुमारों को करना चाहिए, जिन्हें न केवल वर्तमान मुसीबतों पर ध्यान देना है बल्कि भविष्य की भी, जिसके लिए उन्हें हर ऊर्जा के साथ तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जब पूर्वाभास होता है उन्हें ठीक करना आसान है, लेकिन यदि आप उनके आने तक प्रतीक्षा करते हैं तो दवा समय पर नहीं रहती है, क्योंकि रोग लाइलाज हो जाता है। क्योंकि ऐसा होता है, जैसा कि वैद्य कहते हैं, जबर में ऐसा होता है कि रोग की शुरुआत में इसका इलाज आसान होता है लेकिन पता लगाना मुश्किल होता है, लेकिन समय के साथ शुरुआत में ना हो तो इसका पता लगाया जाता है और ना ही इलाज किया जाता है। इसका पता लगाना आसान हो जाता है लेकिन आज इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार यह राज्य के मामले में होता है, क्योंकि जब उत्पन्न होने वाली बुराइयों का पूर्वाभास हो जाता है जो केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति को देखने के लिए दिया जाता है, तो उनका शीघ्र निवारण किया जा सकता है। लेकिन जब पूर्वाभास ना होने के कारण उन्हें अनुमति दी गई है इस तरह बढ़ने के लिए कि हर कोई उन्हें देख सके, अब कोई उपाय नहीं है। इसलिए रोमियो ने मुसीबतों को देखते हुए एक ही बार में उनका सामना किया और यहाँ तक कि युद्ध से बचने के लिए उन्हें एक सिर पर नहीं आने दिया, क्योंकि वे जानते हैं कि युद्ध से बचना नहीं है बल्कि दूसरों के लाभ के लिए इसे टालना है। इसके अलावा वे यूनान में फिलिपुस और अनांताकिया के से लड़ना चाहते थे ताकि इटली में ऐसा ना करना पड़े। वे दोनों से बच सकते थे लेकिन वे ऐसा नहीं चाहते थे, ना ही कभी उन्हें प्रसन्न किया जा सके। जो हमारे समय के बुद्धिमानों के मुंह में हमेशा के लिए है। आइए हर समय के लाभों का आनंद लें, बल्कि उनकी अपनी वीरता और विवेक का लाभ, क्योंकि समय सब कुछ उसके सामने चलाता है और अपने अच्छाई और बुराई के साथ साथ अच्छाई लाने में सक्षम। परंतु वे यह नहीं चाहते थे, ना ही कभी उन्हें प्रसन्न किया जो हमारे समय के बुद्धिमानों के मुंह में हमेशा के लिए। आइए हम समय के लाभों का आनंद लें, बल्कि उनकी अपनी वीरता और विवेक का लाभ, क्योंकि समय सब कुछ उसके सामने चलाता है और यह है अपने साथ अच्छाई और बुराई के साथ साथ अच्छाई लाने में सक्षम। परंतु वे यह नहीं चाहते थे, ना ही कभी उन्हें प्रसन्न किया जो हमारे समय के बुद्धिमानों के मुंह में हमेशा के लिए है। लेकिन आइए हम फ्रांस की ओर मुड़ें और पूछें कि क्या उसने उल्लिखित चीज़ों में से कोई भी किया है। मैं लुई के बारे में बात करूंगा, जिसके आचरण को देखा जाना बेहतर है। उसने सबसे लंबे समय तक इटली पर कब्जा किया है और आप देखेंगे कि उसने उन चीज़ों के विपरीत किया है जो विविध तत्वों से बनी स्थिति को बनाए रखने के लिए की जानी चाहिए। वेनेटियन की महत्वाकांक्षा से राजा लुई को इटली लाया गया, जो अपने हस्तक्षेप से लोम्बार्डी के आधे राज्य को प्राप्त करना चाहते थे। मैं राजा द्वारा अपनाए गए मार्ग को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि इटली में पैर जमाने की इच्छा रखते हुए और वहाँ कोई मित्र नहीं होने के कारण, चार्ल्स के आचरण के कारण उसके लिए हर दरवाज़ा बंद था। वह उन दोस्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गया था जो वह प्राप्त कर सकता था, और वह अपने डिज़ाइन में बहुत जल्दी सफल हो जाता यदि अन्य मामलों में उसने कुछ गलतियां नहीं की होती। हालांकि राजा ने लोम्बार्डी का अधिग्रहण कर लिया। चार्ल्स ने जो अधिकार खो दिया था उसे तुरंत वापस ले लिया। जेनोआ ने उपज दी। फ्लोरेंटाइन उसके दोस्त बन गए। मंटुआ के मार्क्वेस, फेरारा के ड्यूक,
बेंटीवोगली, फोरली की मैरी महिला, फैंजा के लॉर्ड्स, पेसारो के, रिमिनी के, कैमरीने के, प्योम्बिनो के, लूची, पिसान, सियानीज, सभी ने उसे अपना दोस्त बनाने के लिए आगे बढ़ाया। तब वेनेटियन उनके द्वारा उठाए गए रास्ते की उतावलेपन को महसूस कर सकते थे, ताकि वे लोम्बार्डी में 2 शहरों को सुरक्षित कर सके, जिसने राजा को इटली के 2/3 हिस्सों का मालिक बना दिया था।